सच ये है कि मैंने थिएटर को नहीं पाया, थिएटर ने मुझे पाया। मेटाफॉरिकली और हकीकत में भी। 60 के दशक में जब मैं युवा था और जयपुर में था, तो कभी कभार कुछ कहानी कविताएं लिख लेता था जो वातायन, लहर, मधुमती आदि पत्रिकाओं में छप भी जाती थी। लेकिन मैं छात्र राजनीति में जबरदस्त तरीके से इन्वॉल्व था और 60 के दशक में जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जलजला था और छात्रों में बहुत आक्रोश था बहुत सारी चीजों को लेकर के। और साथ में जैसे आदमी ने ये कहा था कि मजदूर और किसानों के साथ छात्र भी जो है वो क्रांति दूत है, तो ऐसी स्थिति थी। लेकिन 60 का दशक समाप्त होते न होते 68, 79, 69 एक जबरदस्त मोहभंग की स्थिति थी और समझ में आने लगा था कि जिस छात्र राजनीति की हम बात करते थे या जिस जो हम परिवर्तन का स्वप्न छात्र राजनीति के माध्यम से देख रहे थे, वो उतना ही धूमिल है जितनी उस दौर की स्थापित राजनीति थी। उसमें भी तमाम वही बुराइयां, तमाम वही प्रपंच, तमाम वही वो शामिल होने लगे थे। और ऐसी स्थिति में जब छात्र राजनीति से मेरा मोह भंग हुआ तो समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। और ये भी लग रहा था कि अगर मैं जयपुर में बना रहता हूं तो मेरे लिए इस छात्र राजनीति से मुक्ति संभव नहीं होगी। तो जयपुर छोड़ना मुझे जरूरी लग रहा था। अब जयपुर छूटे कैसे? मेरे सामने कोई निश्चित रास्ता कहीं था नहीं। मेरे बड़े भाई मोहन महर्षि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी करके उन दिनों जयपुर में थे और जयपुर में ही कुछ थिएटर वगैरह कर रहे थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था। और तभी उनको दिल्ली में दूरदर्शन में नौकरी मिली और वो जयपुर से वापस दिल्ली दूरदर्शन में नौकरी ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे। तो ऐसे बिना बहुत सोचे विचारे या बहुत निश्चित उससे मुझे लगा कि शायद ये रास्ता भी हो सकता है कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय चला जाऊँ तो जरूर छूट जाएगा। तो मैंने आखिरी अधूरे मन से उनसे कहा कि आप जाना है दिल्ली, मैं सोचता हूँ कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ज्वाइन कर लूँ, तो आप मेरे लिए एक फॉर्म वहाँ से भेज दें। अब उन्होंने कितनी गंभीरता से लिया, क्या हुआ, वो दिल्ली चले गए और फिर अपने किसी काम से उन्हें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना हुआ बाजी से मिलने के लिए। और उन्हें याद आया कि मैंने कहा था कि फॉर्म भेज देना, तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई ज्वाइन करना चाहता है तो फॉर्म भेजे। तो उन्होंने कहा कि वो सीरियस है। मोहन जी ने कहा मुझे पता नहीं कि उसने कहा है कि वो फॉर्म चाहता है। तो उन्होंने कहा 3 दिन बाद तो एडमिशन के लिए इंटरव्यूज है, उससे कहो कि अगर वो सीरियस है तो आ जाए और इंटरव्यू में फिर हो।
मेरे पास सूचना आई और मैं इंटरव्यू के लिए चला गया। तो और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने थिएटर को नहीं, थिएटर ने मुझे पाया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाने के बाद वहाँ जो थिएटर से मेरा परिचय धीरे धीरे गहरे और गंभीर होता गया। और दूसरा ये 1970 की बात, और उस वक्त जो दिल्ली में माहौल था, ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रविंद्र भवन में स्थापित था, जहाँ तीनों अकादमी भी थी, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी और ललित कला अकादमी। तो वहाँ आपका परिचय केवल थिएटर से ही नहीं, दूसरी कला विधाओं से, दूसरे और उसके जो प्रतिष्ठित नाम हो सकते थे उसका, उन सब से आपका अनायास आपका साथ होता था। और आप नीचे उतरते थे तो मंडी हाउस में, वो दिल्ली में जो आप लोग परिचय थे दिल्ली से जानते हैं कि मंडी हाउस सांस्कृतिक केंद्र है दिल्ली का। तो वहाँ तमाम लेखक, चित्रकार, नाटक, संगीतकार और पत्रकार, ओम जैसा बता रहे थे कि तो पत्रकारिता और कलाओं में इतनी दूरी नहीं थी जो आज पैदा हो गई। तो ये सब माहौल वहाँ था। और थिएटर से जो एक परिचय आरंभ हुआ, शुरू में थोड़ा उबाऊ भी था, क्योंकि जयपुर में मैं बहुत ही अराजक जीवन जी रहा था, जहाँ न रात का पता था न दिन का पता था। और न दाढ़ी बनाने की जरूरत थी, न अपने को मतलब पूरी तरह से अराजक जीवन जिसको कहा जा सकता है वो था। लेकिन वहां जाने के बाद आप पहले वर्ष के छात्र हो गए और आपको एक डिसिप्लिन में रहना था। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आप धक्का मार के वाइस चांसलर के कमरे में घुस जाते थे। यहाँ अवकाशी जो है वो हॉस्टल में आकर के और उंगली से आपकी उस मेज या जो आपका वार्डरोब है उसकी धूल दिखा देते, क्या करते हो, कैसे रहते हो। वो आपको टॉयलेट को कैसे इस्तेमाल करना है उस पर भी उनकी नजर होती थी। तो बड़ा ये क्या है, ये मिलिट्री डिसिप्लिन है। तो जी का कहना होता था, यस थिएटर नीड्स मिलिट्री डिसिप्लिन। मैंने चाहिए, मैं तो कला करने आया था, ये कहा ये इस तरह का डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ जब वो उनकी क्लास अटेंड करना, वो जो नाटकों का पाठ क्लास में करते थे वो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला होता था। और वो जो नाटकों की समीक्षा और जिस तरह से नाटक को पढ़ते थे, देखते थे और उसे उद्घाटित करते थे आपके लिए, वो एक चमत्कृत करने वाला अनुभव होता था। और वहां से धीरे धीरे नाटक में मेरा धंसना शुरू हुआ, लिटरली धंसना जिसको कहेंगे वो शुरू हुआ। और
और सेकेंड ईयर आधे आधे मुझे लगा कि मैं जो तलाश रहा था वो शायद मेरी तलाश पूरी हुई और मुझे कुछ और नहीं थिएटर करना। लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से एक असंतोष बड़ा गहरा मेरे भीतर था और वो असंतोष ये था कि जो रेफरेंस पॉइंट्स हैं थिएटर के वो तमाम पश्चिमी हैं। इंटेलेक्चुअली तो आपको झंकृत करते थे, लेकिन भावनात्मक स्तर पर एक बेचैनी और एक असंतोष आपके अंदर छोड़ते थे। और इसको लेकर के बाकायदा अलकाजी से मेरे झगड़े वहां अंग्रेजी पर इतना जोर था कि आप यकीन करेंगे मुझे सपने अंग्रेजी में आने लगे। और जब फाइनल एग्जाम में वो हमारा सेमिनार सिस्टम होता था जिस पर आपको अपने विषय पर बोलना होता था, सारे लोग सारी क्लास और जो एग्जामिनर्स वो सब लोग बैठकर कोई भी आपसे सवाल कर सकता था। तो मुझे मैं अपनी कुछ बात कर रहा था और अचानक मैं झटका और मैंने कहा हाउ यू से इट इन इंग्लिश। अलका जी ने मुझे मदद करने के लिए उन्होंने सेम में हिंदी और उनका ये कहना था और मेरा फ्यूज हो गया। That's the problem. After coming to this graduate institution, I've forgotten my tongue. I've lost my tongue. English can never be my language and I've forgotten Hindi. तो ये स्थिति थी और उससे बेचैनी अंदर पैदा हो गई। कुछ लोगों ने इसको लेकर के राजनीति करने की कोशिश, लेकिन इसमें राजनीति कहीं नहीं थी। एक आंतरिक बेचैनी थी तो मुझे कर रही थी कि ये सारा रेफरेंस पॉइंट है वेस्टर्न में, तो हम और मेरा समाज, मेरी दुनिया इसमें कहाँ अभिव्यक्त होती है। और इस तलाश में मुझे हबीब तलवी की तरफ से देखने के लिए प्रेरित किया। हबीब का एक नाटक हुई दिनों आगरा बाजार, जो नजीब अकबरावती की कविताओं को लेकर उन्होंने सृजित किया था, वो मैंने देखा और उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ के नाटक कलाकारों को लेकर के पहली बार एक प्रयोग किया था और वो नाटक मुझे बहुत अलग लगा। जो नाटक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हो रहे थे या और इर्द गिर्द हो रहे थे उनसे मुझे बहुत अलग लगा। और मैं तब तक मेरा कोर्स हो चुका था और मैंने देखी ये भी एक बात है गाजी साहब के, मतलब मैं इस तरह से फाइनल एग्जाम में बोल रहा हूँ और मैं वहाँ से प्रथम छात्र के रूप में पास आउट करता हूँ और बेस्ट स्टूडेंट बेस्ट कैरेक्टर का अवार्ड मुझे दिया जाता है। तो ये था। वहाँ से 3 साल का कोर्स करके और 1 साल उसमें रह करके जब मैं बाहर आता हूँ रेपर्टरी में 1 साल रह करके, और रेपर्टरी में मैं ऐसा नाटक करता हूँ जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के इतिहास में सिर्फ एक बिल्कुल अलग तरह का नाटक, वो मणिमधुकर का रसबंधन, और वो नाटक जो
भव्यता और जिस तरह का काम यहाँ अलकारी साहब के थिएटर के साथ एसोसिएटेड था, उसकी बरक्स बिल्कुल अलग। और उसमें अलका जी ने कहा क्या करूँ, मैंने कहा मैं ये नाटक करना है, उनको पढ़ के सुनाया। इट्स अ सीरीज ऑफ जोक्स। खैर हम सब जानते हैं कि रसवंदर कोई महान नाटक नहीं है, तो मैंने कहा नहीं, लेकिन इसमें कुछ है जिसमें कहा जाना चाहिए। और वो नाटक और उसको जो रिस्पॉन्स मिला, पहली बार ऐसा हुआ कि पान की दुकान करने वाले जो आसपास जो इस तरह के लोग थे, टैक्सी ड्राइवर्स, वो भी वो नाटक देखने के लिए चले आ रहे थे और उन्हें बिल्कुल अलग तरह का वो नाटक। और जो रेपर्टरी में लड़कियां ज्यादा थी, लड़के कम थे। अलका जी ने कहा मैं स्टूडेंट्स नहीं दूंगा तुम्हें, और ये लड़कियां क्या करेंगी, तुम्हें इन्हीं को लेके कर सकते हो दुकान। तो सुरेखा सीखी और ज्योति देशपांडे, उन्होंने लड़कों के रोल निभाए और ऑडिटोरियम में शर्तें लगती थी। कोई कहता था कि लड़की है, दूसरा कहता था नहीं लड़की नहीं हो सकती है। तो ये भी शायद पहली बार हो रहा था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कि लड़कियां लड़कों के रोल कर रही। तो इसके बाद मैं अभी वर्कशॉप कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने मेरे से कहा बहन तुम चलो, मैंने कहा हाँ। और मैं उनके साथ भिलाई में उस वर्कशॉप में रहा और मुझे लगा कि शायद ये एक रास्ता हो सकता है। जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पूरे उसमें, उससे इतर ये शायद कोई रास्ता हो सकता है। लेकिन फिर हमें रोजगार मुझे जयपुर वापस ले आया और राजस्थान विश्वविद्यालय में नाट्य विभाग की स्थापना मैंने की, नौकरी वहाँ ले ली। लेकिन वहाँ भी मुझे लग रहा था कि मैं मास्टर तो नहीं होना चाहता। हालांकि मेरे तो वहाँ से मैं 2 साल की फेलोशिप लेकर के जापान चला गया। और जापान में जो रंग मंच जो क्लासिकल जिसको नो काबू की, वो तो पहली बार मुझे लगा कि आप पढ़ते हैं कि रंगमंच का प्रादुर्भाव रिचुअल से हुआ, लेकिन वेस्टर्न उसके हिसाब से वो रिचुअल कुछ ऐसी चीज है जो एक स्टार्टिंग पॉइंट तो है, लेकिन वो बहुत पीछे छूट गया और रंगमंच या कला कहीं बहुत आगे निकल गई। लेकिन जापान में जो नो और काबुकी से जो मेरा संपर्क हुआ, उसमें मुझे लगा कि ये रिचुअल जो है इस नाटक में अभी भी मौजूद है और बहुत सचेत तरीके से मौजूद है। और वहाँ मुझे रिचुअल को लेकर के मतलब कर्मकांड हो, रिचुअल को हमने कर्मकांड बना के छोड़ गया। तो और कर्मकांड के जो मैं खिलाफ था आज भी हूँ, लेकिन रिचुअल की जीवंतता मुझे वहाँ देखने को मिली, जिसने मुझे रिचुअल पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। उससे भी अधिक जो प्रभाव मुझ पर डाला वो बुनराकू, जिसको जापानीज पपेट थिएटर कहते हैं, लेकिन मेरे तरीके वो पपेट थिएटर नहीं है, वो अल्टीमेट थिएटर है। मैं थोड़ा सा समय आपका
लंबा एक डायस होता है, उसके पीछे जैसे मैं यहाँ इस डायस के पीछे खड़ा हूँ और आपको दिख रहा, इसी तरह से 3 पपेटियर्स एक पपेट को ऑपरेट करते हैं। पपेट करीब 3 फुट बड़े होते हैं और वो उस डायस पर परफॉर्म करते हैं और डायस के पीछे से 3 पपेटियर्स उनको ऑपरेट करते हैं। एक हेड पपेटियर होता है जो बहुत फॉर्मली ड्रेस्ड होता है और वो बिल्कुल आपको दिखता है। उसके साथ जो 2 पपेटियर होते हैं वो उसके असिस्टेंट, और एक उसका राइट हैंड पपेट का ऑपरेट करता है और दूसरा लेफ्ट हैंड और पाम उसके ऑपरेट करता है। ये 2 जो सहयोगी पपेटियर्स होते हैं वो काले दबाते में ढके रहते हैं, वो आप नहीं देखते, लेकिन आपको पता होता है कि इस काले दबाते के पीछे कोई उपस्थिति है। अब आप सोचिए कि 3 लोग एक पपेट को ऑपरेट कर रहे हैं, जो सिंक्रोनाइजेशन है वो कैसा हो? मतलब अगर 3 लोग एक साथ एक चीज को ऑपरेट करें तो ये संभव है कि उसका हाथ कहीं जा रहा है, पांव कहीं जा रहा है और उसमें उस तरह का सिंक्रोनाइजेशन नहीं, लेकिन परफेक्शन जिसको कह सकते हैं, मतलब लिमिट का सिंक्रोनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। और ये तो एक पपेट की बात नहीं जिसे 3 लोग चला रहे हैं। अभी एक बार में एक पपेट तो होगा नहीं। अब सोचिए कि अगर 3 पपेट्स एक साथ हैं या 4 पपेट्स एक साथ हैं तो 12 लोग उन्हें ऑपरेट करने के लिए हैं पीछे। अब ये हेड पपेटियर जो है, जो आपको दिख रहा है, जिसके चेहरे पर कोई नकाब नहीं, जिसने वो ढका नहीं, फॉर्मल, वो बिल्कुल उसके चेहरे पर कोई भाव आप देख नहीं सकते। मैं लगातार 8-10 दिन दुर्गापुर में जाता रहा ये देखने के लिए। मेरी नजर पपेटियर पर होती थी कि कब वो पलट सकते थे। मजा है कि उसके चेहरे पर उस पर कोई भाव आए, जबकि वो पपेट जो ऑपरेट कर रहा है वो लड़ रहा है, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन पपेटियर पूरी तरह से निर्लिप्त उसके चेहरे भी नहीं, उसके कंधों में, उसकी ग्रीवा में, उसके कहीं भी कोई भाव परिलक्षित नहीं होगा। एंड दैट व्यू माय व्यूज, ये क्या है? और मेरी समझ में आया कि थिएटर इज आर्ट ऑफ कंट्रडिक्शंस, अंतर विरोधों की कला। आप देखिए थिएटर में कुछ भी सच नहीं होता। हम झूठ के लिए कहते हैं क्यों नाटक कर रहा है, ये नाटक जो है वो झूठ का पर्याय जैसा हो गया है। और सच में थिएटर में कुछ भी सत्य नहीं होता, लेकिन उसी थिएटर में कुछ भी झूठ नहीं होता। और इसीलिए थिएटर को नेकेड आर्ट कहा जाता है। नेकेड आर्ट का मतलब वो बदसूरत नंगापन नहीं। नेकेड आर्ट मतलब आप
कोई दुराव, कोई छिपाव, कोई झूठ, मंच पर आप जब आते हैं तो आप पूरी तरह से खुले होते हैं। आप ऑलमोस्ट यू आर नेकेड इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस। ये जो स्थिति है, ये जो अंतर विरोध, मतलब आपको ये मालूम है कि ये स्टेज है, आपको ये मालूम है कि ये जो अभिनेता के सामने है ये वो नहीं है जो ये प्रस्तुत कर रहा है। ये पर्दा है, ये प्रॉपर्टी, ये वो सब आपकी आंख के सामने है। और वो जो गिवन स्पेस 7 बजे अगर नाटक शुरू हो रहा है तो 7 बजे शुरू करके 9 बजे खत्म होगा। और वो वहाँ पर अब वो प्रेक्षागृह है, ये स्टेज है और ये अभिनेता है और उसमें कोई लाइट कर रहा है, कर रहा है कोई, और बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे और कुछ अभिनेता मंच पर, ये सब आपकी आंख के सामने। लेकिन वो गिवन स्पेस और टाइम, जो रियल स्पेस और टाइम है, वो आपकी आंख के सामने ट्रांसफॉर्म होता है और वो बिल्कुल एक अलग स्पेस, एक अलग टाइम की सृष्टि आपके देखते देखते करता है। आजकल उपन्यासों में हम खासतौर से उपन्यासों में मैजिकल रियलिज्म की बात करते हैं। हमने रियलिज्म की बात की, फिर सोशल रियलिज्म की बात की, अब ज़माना मैजिकल रियलिज्म का है। लेकिन ये थिएटर जो है और कुछ नहीं, मैजिकल रियलिज्म है जो आपके सामने नहीं, आपके साथ वहाँ तुरंत घटित होता है। थिएटर मित्रों, स्टेज हियर एंड नाउ, प्रेजेंट में, वर्तमान में ही एग्जिस्ट करता है। ना उसका कोई पास्ट है, ना उसका कोई प्रेजेंट। वो चाहे ऐतिहासिक चरित्रों और ऐतिहासिक घटनाओं को मंच पर प्रस्तुत करे या कोई फैंटेसी प्रस्तुत करे, लेकिन वो केवल वर्तमान में और तत्कालिक होता है। और यही उसकी स्ट्रेंथ। वात्स्यायन जी ने कहीं लिखा है कि मैं सत्य लिखता हूँ और लिखकर उसे झूठा करता जाता हूँ। मैं गलत नहीं हूँ, अगर यही पंक्ति सच लिखता हूँ, लिख कर, लेकिन थिएटर में वो झूठ इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि वो तत्काल समाप्त हो जाता। आप जैसे और एक पूरा एक सृजन जिसमें, मतलब अंग्रेजी में हम ऑडियंस कहते हैं, हिंदी में हम दर्शक, लेकिन मेरे हिसाब से न दर्शक न ऑडियंस, वो खुद सहभागी हो, उनकी जीवंत भागीदारी होती है एक प्रस्तुति में। और अगर वो जीवंत भागीदारी नहीं होती तो वो प्रस्तुति वहीं धड़ाम से औंधे को गिर जाती है। ये तत्कालिक था। और जैसे ही पर्दा गिरता है तो जैसे कि वो सब कुछ को, स्लेट को जैसे आप पहुंच के वापस साफ कर देते हैं, उस तरह से वो फिर सब कुछ साफ हो जाता है। तो ये जो
स्थिति है। तो जो चीज रहती है वो झूठ और सत्य की सीमाओं को उल्लंघन करके एक ऐसा अनुभव बनती है जो आपको पुनर्नवा करती है। जब आप उसे इमर्ज आउट करते हैं तो आप वही नहीं रहते जो आप थे, आप कुछ और हो गए होते हैं और वो आपको कोई हाथों का जादू दिखा के बरगलाया नहीं लग गया है, बल्कि एक गहरा आत्म साक्षात्कार आपने किया है और उस आत्म साक्षात्कार ने आपको पुनर्नवा किया है, आपको कुछ और बना दिया है। और ये थिएटर की स्ट्रेंथ है। तो मैं आपको बता रहा था कि जापान से आने के बाद फिर वही रोजी रोटी, तो दिल्ली में श्री राम सेंटर में मैंने काम शुरू किया, वहाँ नटराज का डायरेक्टर, और वहाँ कुछ नाटक मैंने किए। लेकिन सन 82 आते आते ये थिएटर, ये टेलीविज़न जो है वो तब तक उसका ये हाल तो नहीं हुआ था जो अब हो गया है, प्राइवेट चैनल भी तब तक नहीं आए थे, लेकिन दूरदर्शन की रीच एकदम से पहले लिमिटेड थी। दिल्ली का ब्रॉडकास्ट आपको दिल्ली में टेलीकास्ट दिल्ली में देखने को मिलता था, मुंबई का मुंबई में, लेकिन वो नेशनल रीच हुई। और उसी समय टेलीविज़न पर सोप ओपेरा का प्रादुर्भाव हुआ और हम लोग जैसा सीरियल उसका अनाउंसमेंट हुआ और मुझे पता चला मेरे सारे एक्टर ऑनलाइन लगा करके ऑडिशन देने चले गए टेलीविज़न सोप ओपेरा के लिए। और मुझे लगा कि अब कम से कम आने वाले 8-10 साल गंभीर रन कर दिल्ली में संभव नहीं। और तभी मुझे स्मरण हुआ कि जब मैं 75 में उदयपुर में एक वर्कशॉप के लिए गया था, तो एक दिन हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, काम कर रहे थे, और बाहर अचानक मादल और थाली और इसका शोर सुनाई दिया। और मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो मुझे किसी ने बताया ये गौरी है। मैंने कहा गौरी क्या होती है? भी लोग 40 दिन का एक रिचुअल मनाते हैं गौरी का, और वो यहाँ बाहर परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने जाके देखा थोड़ी देर, और वो मेरे दिमाग में अटका हुआ है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि रिचुअल को लेकर के मेरे मन में एक नई उत्कंठा, उत्सुकता पैदा हुई थी। और तो जब दिल्ली में 82 में जब ये स्थिति मुझे महसूस हुई, तो मैंने श्री राम सेंटर की नौकरी छोड़ी और मैं गौरी को देखने के लिए उदयपुर आया। और उस दौरान में मुझे लगा कि ये वो ऑलमोस्ट इट वाज अ टाइम पीरियड जब गौरी ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी। तो मुझे लगा कि इसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए, और अपने ही रिसोर्सेज से मित्रों के साथ हमने एक फिल्म पर उसे डॉक्यूमेंट किया। 16 mm फिल्म हम लोगों ने अपने ही रिसोर्सेज बनाए। और वो फिल्म बनाते हुए जो गौरी के बारे में मैंने, और मतलब हम कहते हैं कि थिएटर कम्युनिटी आर्ट सोशल एक्टिविटी है, बिना समाज के रंगमंच संभव नहीं है। आप कविता अपने कमरे में बैठ के लिख सकते हैं, चित्र अपने स्टूडियो में बैठ के अकेले में बना सकते हैं। ज़्यादातर जो हमारा सृजन कर्म है वो एकाकी है, लेकिन थिएटर में वो नहीं संभव। थिएटर एकाकी
कर्म नहीं है। थिएटर सामूहिक कर्म और सामूहिकता के बिना वो संभव ही नहीं। तो जब गबरी के साथ तो मैंने जब फिर मुझे लगा कि मैं इनके साथ एक अंतर संबंध स्थापित करूं, जो मेरी ट्रेनिंग है और जो इनका अनुभव है रिचुअल का, अगर कहीं मिलकर के ये क्या चीज पैदा हो सकती है, इसे एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। और मैंने वहाँ कुछ 20 लोगों को इकट्ठा किया। वो देखिए, हम सब लोग जो समाज में रह रहे हैं वो विशेषज्ञता का समाज है। आप क्या हैं? मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इसी तरह से पत्रकार भी विशेषज्ञ हैं और ये म्यूजिशियन है, ये इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, ये वोकलिस्ट है। लेकिन भीड़ों के बीच जाकर के मैंने पाया कि वहाँ इस तरह के सेग्रीगेशंस बिल्कुल नहीं है। वो हर व्यक्ति वहाँ कवि है, हर व्यक्ति मैं अभी बंद कर देता हूँ। क्योंकि बातें तो आनंद है, तो वहाँ एक सामूहिकता है एक किस्म की, और उसमें काव्य, कविता, कथा, परफॉर्मेंस सब अनायास मौजूद है। हर व्यक्ति गाता है, हर व्यक्ति नाचता है, हर व्यक्ति बांसुरी बजाता है, हर व्यक्ति मतलब हर कर्म जो है वो एक सामूहिक जीवन का उत्सव है उनके लिए। और वो 40 दिन का जो उनका है कवि रिचुअल, वो वहीं रहते हुए अपने को पुनर्नवा करते हैं और एक वो अनुभव जो है वो उन्हें बहुत गहरे स्तर पर कहीं बदल जाता है। और वो उसकी तो ये जो रिचुअल की, और तब मुझे समझ में आया कि रिचुअल के बिना कोई भी सामाजिकता असंभव है। आप कल्पना कीजिए किसी भी सामाजिकता, ये जो आज हम जाने करता है, ये क्या एक अनुष्ठान नहीं? कर्मकांड अनुष्ठान से मेरे साथ नहीं है। अनुष्ठान की कुछ गहरे अर्थ है और हम सबको देखिए, सतह पर जीवन के सुख दुख हैं किसी भी तरह, तो कहानी हो, उपन्यास हो, लेकिन थोड़ा अंदर जब उसमें धंसते हैं तो आपको एक सामाजिकता के दर्शन होते हैं, एक समाज उसमें परिलक्षित होता दिखता है। और भी गहरे में एक दर्शन, एक जीवन दृष्टि आपको उसमें उसका अनुभव होता है। लेकिन अंत तक बड़ी कला वो है जो आपको वहाँ ले जाती है जो अननोन है, जो जिस भाषा में अभिव्यक्त नहीं हो सकता, उस अननोन तक आप पहुँचते हैं। और ये कला का अल्टीमेट जो आपने कहा कि क्षितिज, तो अगर कोई क्षितिज हो सकता है तो वो क्षितिज वो है कि जहाँ आप उस अननोन तक उसका
अनुभव आप उस कलाकृति में पाते और थिएटर यही काम करने की कोशिश करता है। हमेशा वो सफल हो जरूरी नहीं, लेकिन जब वो सफल होता है तो वो बहुत गहरे में हमें पुनर्सृजित करता है, पुनर्नवा करता है और एक अलग व्यक्ति हमें बनाता है और जीवन की वो दृष्टि हमें देता है कि जहाँ आपका हर कर्म सचेत होगा, कुछ भी अचेतन नहीं होता। एक सचेतन व्यक्ति आपको बनाता है जो एक तीसरी आंख से लगातार अपने को देख रहा, संवर्धन कर रहा होता है। ये मेरे हिसाब से यही रंगमंच का वो अनुभव है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता था। आपने मुझे इतनी देर तक समय दिया, इसके लिए आपका